बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 33। यास्मीन खानम की शादी बड़ी हंगामा खेज थी। कायम खान ने एक एक गोशे और एक एक रविश को आरास्ता किया था। हरीस बाप ने इस उम्मीद में अपनी जमा शुदा सारी दौलत खर्च कर डाली थी कि अनकरीब असल रकम बहुत बड़े सूद के साथ उसके ख़जाने में वापस लौट आएगी। तकरीब में दहली की तमाम काबिल ज़िक्र शख्सियात शरीक हुई थी। उसका सबब अमीर तुगरल के सियासी असरात नहीं बल्कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की शमूलियत थी। बलबन अमीर तुगरल की वजह से मजबूर था और फरमा रवाए हिंद की खुशनूदी हासिल करने के लिए तमाम ताकतवर उमारा अपने अपने नफ्स से मजबूर थे। फिर उन्हीं मजबूरियों ने मिलकर कायम खान की तकरीब को यादगार बना दिया था। शुजाउद्दीन कामरान हवेली तक तो पहुंच गया मगर अंदर दाखिल ना हो सका। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मौजूदगी के बायस हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त थे। कायम खान खुद दरवाजे पर खड़ा अमीरों और वजीरों का इस्तकबाल कर रहा था। उसने कई बार शुजाउद्दीन कामरान को बहुत दूर से देखा जो आगे बढ़ने के लिए मुहाफिजों से इजाज़त तलब कर रहा था और मुहाफिज उसे समझा रहे थे कि उमरा के अलावा हवेली के अंदर कोई दूसरा शख्स नहीं जा सकता। कुछ देर बाद कामरान ने महसूस किया कि उसके गिर्द और भी बहुत से लोग जमा हो गए हैं जो अपने हुलिये के एतबार से मुफलिस और नादार नजर आ रहे थे। फिर उसने अपनी कतार में खड़े हुए बदहाल इंसानों का शोर सुना। वो चीख चीख कर साहिब खाना को शादी की मुबारकबाद दे रहे थे और बार बार कायम खान की बुलंद इकबाली के लिए दुआएं कर रहे थे। शोर सुनकर वक्फे वक्फे से कायम खान के मुलाजमीन आते थे और चांदी के सिक्के लुटाकर चले जाते थे। आसूदगी की चंद सांसों के लिए तरसी हुई ये मखलूक सिक्कों पर झपट पड़ती और ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कशमकश में एक दिलचस्प तमाशा बनकर रह जाती। कायम खान और दूसरे उमरा कुछ फासले से उस मंजर को देखते और एक खास लज्जत महसूस करते। अहले सरवत की शादियों की रौनक बढ़ाने के लिए ये मखसूस खेल खेला जाता था। कायम खान भी मोहताजों की जमात से यही खेल खेल रहा था। उसके खिदमतगार चांदी के सिक्के लुटा रहे थे और दरीदा लिबास आदमजाद उन सिक्कों को पाने के लिए अपने ही हम जिन्सों के कपड़े फाड़ रहे थे। इस दौरान कुछ सिक्के शुजाउद्दीन कामरान के पैरों में भी आकर गिरे। उसने बड़ी अजीब नज़रों से कायम खान के खिदमतगारों को देखा। फिर वो अचानक लड़खड़ा गया और ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। कामरान के करीब खड़े हुए कुछ लोग उन सिक्कों को उठाने के लिए तेज़ी से झपटे थे और उसी तसादुम में कामरान ने अपना तवाज़ुन खो दिया था। फिर वो बड़ी मुश्किल से संभला। अब उसे हर तरफ अपनी माँ सादिया खानम के अल्फाज की गूंज सुनाई दे रही थी। कायम खान नए जाविये से हमें आज़ार पहुंचाना चाहता है। शुजाउद्दीन कामरान ने मोहताजों और भिखारियों की कतार से निकलकर कायम खान की हवेली के जगमगाते हुए दरो बाम को देखा और आहिस्ता कदमों से वापस लौट गया। उस हंगामे में यास्मीन खानम के चेहरे के तासुरात का जायजा लेना तो दरकिनार, वो हवेली के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकता था। कामरान के जहन में नफरतों का गुबार उठा और फिर उसी धुंध में वो अपने घर चला गया। सादिया खानम सैकड़ों अंदेशों के हजूम में घिरी हुई बड़ी बेचैनी के साथ बेटे का इंतजार कर रही थी। कामरान को सही और सलामत वापस आता देखकर उसके बुझे हुए चेहरे पर धुंधली सी रोशनी फैल गई। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे इस सरकश बेटे को मजीद आफतों से महफूज रखा। सादिया खानम जेरे लब दुआ कर रही थी। फिर जब शुजाउद्दीन कामरान उसके करीब आया तो वो तल्ख लहजे में कहने लगी, तूने यास्मीन खानम को देख लिया? वो कैसी नजर आ रही थी? बहुत खुश थी, किसी मलिका की तरह। शुजाउद्दीन कामरान ने बेदिली से जवाब दिया। वो यास्मीन के जिक्र से गुरेजा नजर आ रहा था। अब दोबारा तो उसके घर नहीं जाएगा? सादिया खानम ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए पूछा। नहीं, शुजाउद्दीन कामरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और घर से बाहर जाने लगा। बेटे, वो तूफान गुजर चुका, अब किसी नए तूफान को अपने शिकस्ता घर से गुजरने की दावत ना देना। सादिया खानम ने बेटे को समझाने की कोशिश की। अपनी बेतरतीब जिंदगी में नज़्मो ज़ब्त पैदा कर, वरना आने वाला एक एक लम्हा तूफान बन जाएगा। शुजाउद्दीन कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से बाहर निकला और दरियाए जमुना की तरफ चला गया। इंतहाई कोशिश के बावजूद
कामरान अपनी उस ख्वाहिश पर काबू ना पा सका कि वो यास्मीन खानम को लिबास अरूसी में देखे और उससे पूछे कि एक अमीर की बीवी बनने के बाद उसके महसूसात क्या हैं। कामरान ये भी चाहता था कि वो यास्मीन के शोहर अमीर तुगरल से मिले और उसकी शख्सियत का जायजा ले, फिर अंदाज़ा करे कि मोहब्बत की बिसात पर उसे शिकस्त देने वाला कितना ताकतवर है। कई दिन तक शुजाउद्दीन कामरान के जहन में मुंतशिर ख्यालात की आंधियां चलती रहीं। फिर आंधियों का जोर इतना बढ़ा कि उसके कदम ज़मीन से उखड़ गए और वो अमीर तुगरल के मकान की तरफ इस तरह बढ़ गया जैसे कोई तिनका उड़ा जा रहा हो। अमीर तुगरल के कसरे ज़र निगार पर मुहाफिजों और पहरेदारों का हजूम था। कामरान कुछ देर तक मबहूत खड़ा उस महल को देखता रहा जिसके बुर्जों की ऊंचाई नापते नापते इंसानी निगाह थक जाती थी। महल के सामने एक अफलास ज़दा नौजवान को देखकर अमीर तुगरल का एक मुहाफिज आगे बढ़ा और उसने कामरान से इंतहाई सख्त लहजे में पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? मैं यास्मीन खानम से मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम शुजाउद्दीन है और मैं रिश्ते में इनका भाई हूँ। कामरान के लहजे में बड़ा एतमाद था। अमीर तुगरल के मुहाफिज ने गहरी नज़रों से उस नौजवान को देखा जिसके गुर्बत ज़दा हुलिये ने उस रिश्ते को मशकूक बना दिया था। फिर चंद लम्हों बाद मुहाफिज खामोशी के साथ अंदर चला गया और उसने अपने आका अमीर तुगरल को इत्तला कर दी। इत्तेफाक से उस वक्त कायम खान भी वहाँ मौजूद था। जैसे ही मुहाफिज ने कामरान की आमद की खबर दी, वो बदहवास होकर चीख उठा, आने वाले को धक्के देकर निकाल दो, उस आवारा लड़के से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुहाफिज ने कायम खान का वहशतज़दा हुक्म सुन लिया था, मगर वो अपने आका के जवाब का मुंतज़िर था और अमीर तुगरल अपने खुसर कायम खान के चेहरे का बगौर जायजा ले रहा था। बड़ी अजीब सी फिजा थी। कायम खान की घबराहट में इजाफा होता जा रहा था और अमीर तुगरल की छोटी मगर तेज आंखें उस तहरीर को पढ़ने की कोशिश में मसरूफ थी जिसे उसके खुसर ने कोई उन्वान देने से इनकार कर दिया था। फिर एक तवील वक्फा सकूत के बाद अमीर तुगरल के होंठों को जुम्बिश हुई। उस नौजवान को अंदर ले आओ। वो लाख आवारा सही, मगर हम अपनी बेगम के भाई से मिलकर बहरहाल खुशी महसूस करेंगे। अमीर तुगरल की आवाज़ कुछ तो फितरी तौर पर करख्त थी और कुछ उसने जानबूझकर अपने लहजे को सख्त बना लिया था। जैसे ही मुहाफिज कमरे से बाहर निकला, कायम खान झुंझलाकर अपने दामाद से कहने लगा, तुगरल, तुम बुजुर्गों के सामने नाफरमानी के मुर्तकिब हो रहे हो। जिस शख्स से मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें उससे ताल्लुक़ की क्या ज़रूरत है? कायम खान की आवाज़ एतदाल से ज़्यादा बुलंद थी। अमीर तुगरल के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया। मैं अपनी ज़रूरतों को दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अमीर के लहजे में बज़ाहिर ठहराव था, मगर उसमें एक तज़हीक की कैफियत भी पोशीदा थी। कायम खान को पहली बार एहसास हुआ था कि इक़्तिदार और दौलत के भारी कदम नाजुक रिश्तों के गुलाबों को भी रौंद डालते हैं। कायम खान ने झिझकते हुए अपने दामाद की तरफ देखा। वो दामाद जो बड़े मशगलों में कभी उसका हम प्याला और हम निवाला भी रह चुका था। अमीर तुगरल की आंखों में गरूर और तकब्बुर का एक ऐसा रंग नुमाया था जो किसी दूसरे रंग की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ तक कि कायम खान को अपना उठा हुआ सर झुकाना पड़ा। फिर कुछ देर बाद ही मुहाफिज के साथ कामरान अंदर दाखिल हुआ। अमीर तुगरल बेनियाजी के आलम में कुर्सी पर बैठा हुआ उस नौजवान को देखता रहा जिसका लिबास उसकी इंतहाई गुर्बत को जाहिर कर रहा था। कामरान को भी उस कसरे ज़र निगार में अपनी कम हैसियत का एहसास था, मगर उसने अमीर तुगरल की इमारत को अपने इफलास पर हावी नहीं होने दिया। वो बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़ा, बाआवाज़े बुलंद सलाम किया और अमीर तुगरल से मुसाफे के लिए अपना हाथ दराज कर दिया। अमीर तुगरल एक मुतकब्बिर इंसान था। उसने कामरान को अपनी शख्सियत से मगलूब करने की कोशिश की और सर के इशारे से सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कामरान का हाथ अभी तक आगे बढ़ा हुआ था। मैं आपका मेहमान हूं, भिखारी नहीं। कामरान ने अमीर तुगरल की गैर अखलाकी रविश पर एतराज़ करते हुए कहा। अमीर तुगरल के माथे पर कई शिकने उभरी और फिर उसने भी एक रऊनत आमेज मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अमीर तुगरल को उस गरीब नौजवान के तेवर बड़े अजीब महसूस हुए थे। उसने चंद लम्हों में अंदाज़ा कर लिया था कि आने वाला अपना एक ख़ास मिजाज रखता है, ऐसा मिजाज जिस पर दौलत व इक़्तिदार की कुव्वतें असरअंदाज नहीं होती। कामरान खामोशी के साथ कुर्सी पर बैठ गया और फिर जैसे ही उसने अपने दाएं जानिब देखा, एक शोला सा दिलो दिमाग में भड़क उठा। उसका मामू कायम खान भी कुछ फासले पर उसी कमरे में मौजूद था। कामरान जब अंदर दाखिल हुआ था तो अपने बाप की उम्र के एक कम सूरत शख्स को यास्मीन खानम के शोहर के रूप में देखकर परेशान सा हो गया था।
और उसी जहनी इंतशार के सबब वो अपने गिरदो पेश का भी जायज़ा नहीं ले सका था। अगर वो मुंतशिर ना होता तो कायम खान भी उसे सामने बैठा हुआ नजर आ जाता। अब वो बद किरदारियों का मुजस्मा रूबरू आया तो बाप के कत्ल से लेकर अपनी 10 साला कैद के सारे मनाजिर बैक वक्त आंखों में गर्दिश करने लगे। कुछ देर तक पलकें झपकाए बगैर वो अपने बेरहम मामू को देखता रहा। कई बार उसके सीने में दबे हुए मुंतकिम लफ्ज़ों ने जुबान पर आना चाहा, मगर कामरान ने यास्मीन के इज्जत व वक़ार की खातिर अपनी तमाम नफ़रतों का गला घोंट दिया। जब्त की यह मंजिल बड़ी जानलेवा थी। कामरान उस मंजिल से गुजर तो गया, मगर इस तरह के उसका पूरा जिस्म पसीने में नहा गया था। अमीर तुगरल निहायत इत्मीनान से कामरान और अपने खुस्र के चेहरों का जायज़ा ले रहा था। फिर जब कामरान बज़ाहिर किसी हद तक पुरसकून नजर आने लगा तो अमीर तुगरल उससे मुखातिब हुआ। तुम बेगम साहिबा के अजीज़ हो? अमीर तुगरल ने कामरान से पूछा। तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? अमीर तुगरल का लहजा बहुत सर था। वो मेरी हकीकी मामूजात बहन है, कामरान ने इंतहाई सादगी से जवाब दिया। वो अमीर तुगरल की अय्यारियों से बेखबर था। तुम हमारी शादी में मौजूद नहीं थे। ये कहकर अमीर तुगरल ने कायम खान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर वहशत के गहरे साए लरसने लगे थे। मैं आया था, मगर मेरे मामू के वफादार मुहाफिजों ने मुझे दरवाजे तक पहुंचने नहीं दिया। कामरान का एक एक लफ्ज शदीद तंज में डूबा हुआ था। हवेली के निगहबानों ने शायद भिखारी समझकर मुझे नजरअंदाज कर दिया। अमीर तुगरल की छोटी छोटी आंखें सुकड़कर कुछ और महदूद हो गई थी। कुछ लम्हों तक वो अपने सर और पांव दोनों को मुसलसल हरकत देता रहा। फिर यकायक उसने अपनी एक मुलाजिमा को आवाज़ दी। दूसरे ही लम्हे एक जवां साल कनीज लरसती कांपती अमीर के कमरे में दाखिल हुई और दस्त बस्ता सर झुकाकर खड़ी हुई। बेगम साहिबा को इत्तला दो कि उनका भाई कामरान मिलने के लिए आया है। अमीर तुगरल की आवाज़ में वही कम ज़र्फ इंसानों का सा तकब्बुर था। कुछ देर बाद यास्मीन खानम कमरे में दाखिल हुई तो कामरान उसे देखता ही रह गया। वो कीमती जवाहरात से मुरस्सा लिबास में किसी और ही दुनिया की मखलूक मालूम हो रही थी। कामरान का ख्याल था बुढ़ापे की सरहदों पर खड़े हुए इंसान से मुस्तकिल वाबस्तगी के अजाब ने यास्मीन खानम को बुझाकर रख दिया होगा, मगर हकीकतन ऐसा नहीं था। यास्मीन के चेहरे की शादाबी नाकाबिले बयान थी। उसके कदम किसी हुक्मरान औरत के अंदाज में उठ रहे थे। कामरान घबरा कर खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि यास्मीन खानम जैसी लड़की अमीर तुगरल जैसे बदनुमा इंसान से शादी करके इस कदर मुतमईन हो जाएगी। अचानक कामरान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने जज्बात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वो कभी यास्मीन खानम की तरफ देखता और कभी अमीर तुगरल की जानिब। कामरान यास्मीन से कहना चाहता था कि अगर मुझसे नफरत थी तो कम से कम ऐसे शख्स का इंतखाब किया होता जिसे देखकर दुनिया वाले बेसाख्ता पुकार उठते कि कायम खान की बेटी के लिए इससे बेहतर शरीके ज़िंदगी मुमकिन नहीं था। मगर अमीर तुगरल का मकरू चेहरा तो कोई और ही दास्तान सुना रहा था। शुजाउद्दीन कामरान ने अपने दिल से मजबूर होकर एहतजाज करना चाहा, लेकिन यास्मीन की रुसवाई के खौफ ने उसकी ज़बान काट दी। शादी के दिन तुम्हारे खिदमतगारों की फ़र्ज शनासी ने मुझे तुम तक पहुंचने नहीं दिया, इसलिए मुबारकबाद की रस्म अदा करने में बहुत ताख़ीर हो गई। कामरान पूरी एहतियात के साथ बोल रहा था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि होंठों से दिल का खून टपक रहा है। फिर भी तुम्हें इस शानदार ज़िंदगी का आगाज़ मुबारक हो। मेरी कोई हैसियत। अभी कामरान की बात मुकम्मल होने नहीं पाई थी कि यास्मीन खानम ने बड़े जारहाना लहजे में मुदाखलत करते हुए कहा, तुझे अंदर आने की इजाज़त किसने दी? यास्मीन उस हकीकत को भी फरामोश कर बैठी थी कि शुजाउद्दीन कामरान उम्र में उससे 2-3 साल बड़ा है। आज अदब और एहतराम की मसनूई हदूद भी ख़त्म हो गई थी। कामरान के दिलो दिमाग पर क़यामत सी गुजर गई। अभी वो संभलने की कोशिश कर रहा था कि अमीर तुगरल की आवाज़ उभरी, ये मेरी इजाज़त से यहाँ तक पहुँचा है। यास्मीन खानम ने मुड़कर शोहर की तरफ देखा और तेज़ लहजे में बोली, मैं सिर्फ आपके हुक्म से मजबूर होकर चली आई थी, वरना नंग खानदान से मेरा कोई रिश्ता नहीं। यास्मीन खानम के अल्फाज ने पूरी फिजा में जहर घोल दिया। शुजाउद्दीन कामरान को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब यास्मीन खानम कमरे से निकलकर चली गई तो फिर उसे हर लफ्ज़ की सदाकत पर एतबार आ गया। कामरान बहुत देर तक उस दरवाजे को देखता रहा जिससे गुजरकर यास्मीन अपने महल की वुस्सतों में गुम हो गई थी। जाने वाले इस तरह गए थे कि उन्होंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, और अजीज़ों ने इस तरह रिश्ते तोड़ दिए कि गैरों के सामने भी भरम नहीं रखा। यास्मीन खानम की आमदो रुखसत कुछ इस कदर अजीब थी कि शुजाउद्दीन कामरान अपने गिरदो पेश से बेखबर हो चुका था।
اور اس نے اس خوفناک حقیقت کو بھی فراموش کر دیا تھا کہ امیر تغرل کی کینہ توز نظریں اس کے چہرے پر لکھی ہوئی جذباتی تحریر کو پڑھنے میں مصروف ہیں۔ پھر شجاع الدین کامران سنبھل گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے تغرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر، میں آپ کو شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا، مگر جب میرے عزیزوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر کہاں کی رسم اور مبارکباد کیسی؟ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بہت زحمت اٹھانی پڑی۔ یہ کہہ کر شجاع الدین کامران واپس جانے لگا، مگر چند قدم آگے بڑھنے کے بعد دوبارہ پلٹ پڑا اور اپنے ماموں سے مخاطب ہوا، قائم خان، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری محبتوں کا قرض ادا نہ کر سکا۔ کامران کے لہجے میں نشتروں سے زیادہ کاٹ تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ حالات نے مجھے معذور بنا دیا تھا، وہ تو میں اپنے اصولوں سے مجبور تھا، ورنہ تمہارا قرض کبھی کا ادا ہو چکا ہوتا۔ کامران نے چند الفاظ میں ماضی کا پورا افسانہ بیان کر دیا تھا، پھر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ شجاع الدین کامران کے جاتے ہی امیر تغرل نے قائم خان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بیک وقت کئی سوالات لرز رہے تھے۔ قائم خان بدحواس نظر آ رہا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو امیر؟ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ ہاں، میں نے تمہارے بھانجے کی آنکھوں میں ایک نیا رنگ دیکھا ہے۔ امیر تغرل کے لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ اگر میں شادی سے پہلے اس رنگ کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھ لیتا تو آج یہ کہانی بہت مختلف ہوتی۔ قائم خان، کاش تم نے اس طرف اشارہ کر دیا ہوتا۔ قائم خان صورتحال کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اس نے لمحوں میں ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور بہت تیز آواز میں بولنے لگا، امیر، تم نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ وہ میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ تغرل خاموش رہا۔ بچپن میں یاسمین خانم سے اس کی نسبت طے کر دی گئی تھی، مگر وہ برے راستوں پر چلا گیا۔ قائم خان بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے خاندانی حالات سنا رہا تھا، جس سے امیر تغرل کے شکوک و شبہات دور ہو سکتے تھے۔ میں نے اس نازک رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سمجھایا، لیکن غلط صحبتیں اسے مسلسل بگاڑتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور 2 سال کی سزا کاٹی۔ میں اپنے خاندان کی یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنی بیٹی کی نسبت بھی توڑ دی اور اس سے تعلقات بھی ختم کر لیے۔ بس یہی ایک باپ کا جرم ہے، وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، مگر میں چشم پوشی سے کام لے رہا ہوں۔ مجھے اپنی بیوہ بہن کا خیال ہے، ورنہ… شدت غضب میں قائم خان کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ اپنی نشست پر پہلو بدلنے لگا۔ امیر تغرل قائم خان کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں اپنی بے آبروئی کے خوف سے چپ رہتا ہوں، مگر وہ میری خاموشی سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قائم خان اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے حربے پہلے بھی استعمال کر چکا تھا، مگر آج اس کا انداز بہت زیادہ جذباتی تھا۔ اس کے گناہوں کی لہریں یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ اپنی معصوم بہن کی پرسکون زندگی کو بھی گھر کے رسوائی کر دینا چاہتا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ میں جبر کے کس گرداب میں الجھا ہوا ہوں۔ ایک لڑکی کا باپ ہونا کیسی قیامت ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے کرتے اچانک قائم خان کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں قائم خان، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ واقعی وہ لڑکا بہت بڑا مجرم ہے۔ اطمینان رکھو، تمہیں بہت جلد اس کرب سے نجات مل جائے گی۔ اسی رات امیر تغرل نے خلوت خاص میں اپنی خوبصورت و ناز آفریں بیوی یاسمین خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگم، ہم نے شجاع الدین کامران کی آنکھوں میں تمہارے لیے ایک عجیب سا رنگ دیکھا ہے۔ امیر تغرل کے الفاظ حسد کی آگ سے جل رہے تھے۔ پھر آپ نے ان آنکھوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یاسمین نے ایک مخصوص ادائے دلبری کے ساتھ کہا، میں ان آنکھوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا جن میں تمہارے لیے کسی خواب، کسی آرزو کا دھندلا سا بھی عکس نظر آئے۔ یہ کہہ کر امیر تغرل ایک ہی سانس میں شراب کا بھرا ہوا پیالہ پی گیا۔ مگر مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مسلسل کئی سال سے ان آنکھوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ یاسمین خانم کے طرز کلام میں قاتلوں جیسی جارحیت تھی۔ پہلے میں نے ان آنکھوں کو دیکھا نہیں تھا۔ شراب کے نشے سے سرشار ہونے کے باوجود امیر تغرل کا لہجہ غضبناک تھا۔ اب وہ آنکھیں اپنے حلقوں میں محفوظ نہیں رہیں گی، انہیں بہت جلد بجھا دیا جائے گا۔ اگر مجھے شادی سے پہلے خبر ہو جاتی تو وہ آنکھیں کبھی کی بجھ چکی ہوتی اور ایک مجرم کے خواب بہت پہلے بکھر چکے ہوتے۔ امیر تغرل کی صفاک فطرت اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی تھی اور یاسمین خانم کی گمراہ کر دینے والی آنکھیں جاگتے میں شاندار مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد ہی شجاع الدین کامران کو نقلی سکے ڈھالنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، اور جب اس مظلوم نوجوان کا مقدمہ شاہی عدالت میں پیش کیا گیا
तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनी तुंद मिजाजी से मजबूर होकर कामरान को फांसी की सज़ा सुना दी। शायद पुरसकून हालात में बलबन किसी कदर नरमी से काम लेकर मौत की सज़ा को तवील कैद में बदल सकता था, मगर मुल्की इंतशार पर काबू पाने के लिए ज़रूरी था कि वो इस किस्म के मुजरिमों को इबरतनाक सज़ाएं दे। और बात कुछ यूं भी थी कि बलबन के नज़दीक मसनूई सिक्के डालने का जुर्म एक कौमी जुर्म था और उस जुर्म की सज़ा किसी भी सूरत में मौत से कम नहीं हो सकती थी। अमीर तुगरल ने इतनी होशियारी के साथ मंसूबाबंदी की थी कि शुजाउद्दीन कामरान की निजात के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। उसने अपने जासूसों के ज़रिए ये भी मालूम कर लिया था कि शुजाउद्दीन का बाप हुकूमत वक्त का गद्दार था और उसकी माँ सादिया खानम कई साल तक कृष्ण राव की मजदूरी करके अपना पेट पालती रही थी। कृष्ण राव की मुलाजमत का सहारा लेकर अमीर तुगरल ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि सादिया खानम अभी तक अपने आबाई मज़हब पर कायम है और उसका मुजरिम बेटा इस्लामी सल्तनत के खिलाफ की जाने वाली साजिशों में हिंदुओं का शरीक है। फिर जब गयासुद्दीन बलबन के सामने कामरान की 10-12 साला कैद की तफसीलात पेश की गई तो वो गुस्से से भड़क उठा और उसने झूठे गवाहों की उन शहादतों पर एतबार कर लिया कि शुजाउद्दीन कामरान हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली सरगर्मियों में मुलव्विस हो सकता है। अमीर तुगरल ने मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए उन मुजरिमों की पूरी जमात को अदालत आलिया में हाजिर कर दिया था जो खुफिया तौर पर कई साल से नकली सिक्के ढालने का कारोबार कर रहे थे। जब ये मुजरिम बलबन के सामने पेश हुए तो उन सब ने बैक जुबान इकरार कर लिया कि वो शुजाउद्दीन कामरान के मुलाजिम हैं और उसी के हुक्म पर ज़ेर ज़मीन टकसाल में काम करते हैं। अमीर तुगरल ने उन मुजरिमों को यकीन दिलाया था कि उस जुर्म की मुआवनत के सिलसिले में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चंद साल कैद सज़ा मिलेगी और फिर ये सज़ा भी माफ़ कर दी जाएगी। अमीर तुगरल की उस जमानत के बाद मुजरिमों का वो गिरोह कामरान के खिलाफ पूरे ज़ोर शोर के साथ गवाहियाँ दे रहा था। फिर जब सारी शहादतें पेश हो चुकी तो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इंतहाई कहरनाक लहजे में कामरान को मुखातिब करते हुए कहा, मैं उन हुक्मरानों में से नहीं हूँ जो इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर इंसानों से उनकी ज़िंदगी छीन लेते हैं। तुझे भी इस अदालत में लब कुशाई की इजाज़त है। अगर तू अपनी बेगुनाही पर कोई गवाह ला सकता है तो जल्दी कर, वरना मुजरिमों के लिए बलबन का कानून बहुत बेरहम है। कामरान को अपनी मौत का यकीन हो चला था, इसलिए वो ज़िंदगी की भीख मांगने की बजाय पूरी तवानाई और जुर्रत के साथ कहने लगा, आज मैं अपनी आंखों से सुल्तान की बेरहमी का मुशाहिदा कर रहा हूँ। मुझे मौत की सज़ा पहले ही सुनाई जा चुकी, अब क्या इंसाफ और क्या उसके तकाजे। अदालत पर सन्नाटा छा गया। अहले दरबार ने आज तक इस कदर बेबाक नौजवान नहीं देखा था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन शर्मसार सा नजर आने लगा। तुझे उस वक्त तक के लिए मोहलत दी जाती है जब तक मैं जंगली लुटेरों का खात्मा ना कर दूं। अब गयासुद्दीन बलबन की आवाज़ में वो जलाल बाकी नहीं रहा था जिससे दरबारियों के दिल लरस जाते थे। शुजाउद्दीन कामरान की जुर्रत गुफ्तार काम आ गई और फरिश्ता अजल का बढ़ता हुआ हाथ अचानक ठहर गया। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के उस फैसले से कायम खान बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। अमीर, अब क्या होगा? कायम खान के लहजे से इस कदर शिकस्तगी जाहिर हो रही थी जैसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छिन गई हो। कहीं सुल्तान की बख्शी हुई ये मोहलत कामरान की रिहाई का सबब ना बन जाए। अमीर तुगरल मुस्कुराया, तुम सुल्तान के मिजाज को नहीं जानते। जब वो एक बार किसी मुजरिम को पकड़ लेते हैं तो उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ ना हो जाए। सुल्तान तो उसे फांसी की सज़ा दे चुके। कायम खान ने घबरा कर कहा, फिर मुजरिम की तरफ से ये सफाइयाँ और ये वजाहतें कैसी? शायद उसका मौका ना था, मगर वो लड़का बहुत सख्त जान है। अमीर तुगरल के चेहरे पर नफरतों का गहरा रंग उभर आया था। उसने बड़ी बेजिगरी के साथ मौत की आंखों में आंखें डाल दी और वादिये फना की तरफ जाते हुए अचानक सुल्तान के इंसाफ पर अपने शक का इजहार किया। ये फरमा रवाए हिंद की खुली हुई तौहीन थी। मजबूरन सुल्तान को अपना फैसला मुअत्तल करना पड़ा। यह फैसला बदल भी सकता है। कायम खान ने बड़े अफसरदा लहजे में अपना अंदेशा जाहिर किया। हरगिज़ नहीं, अमीर तुगरल ने फातिहाना अंदाज में कहा, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी की बिसात पर ऐसी कोई बाजी नहीं खेली जिसमें मुझे शिकस्त का ख़तरा लाहक हो। अगर इत्तेफाक से कभी मेरा हरीफ आगे बढ़ जाता है तो मैं उसे पीछे रखने के लिए अपना खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करता हूँ। मुझे नाकामी से नफ़रत है, जो चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। ये कहकर अमीर तुगरल ने कायम खान की तरफ बहुत गौर से देखा, जैसे वो नज़रों की ज़ुबान से कहना चाहता हो कि उसने यास्मीन खानम को पसंद किया और फिर उसे हासिल कर लिया।
कायम खान अमीर तुगरल के उस मुबहम इशारे को समझ ना सका। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि शुजाउद्दीन कामरान की सांसों का शुमार ख़त्म हो जाए। वैसे भी उसकी ज़िंदगी एक बोझ बन गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़मीन का ये बोझ जल्द अज जल्द हल्का हो जाए। अचानक कायम खान के जहन में एक परेशान कुन ख्याल ने सर उभारा, और अगर शुजाउद्दीन कामरान अमीर के कदमों पर सर रखकर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे तो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की अदालत का क्या फैसला होगा। अमीर तुगरल चौंक उठा। कायम खान, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तेरा जहन बड़ा अजीब है, कैसे कैसे पहलू और कैसे कैसे जाविये तराशता है। कायम खान सरासिमगी का शिकार नजर आने लगा। वो अमीर तुगरल की उस बात का मफहूम समझने से कासिर रहा था। मुझे यकीन नहीं कि वो सरफिरा नौजवान मेरे कदमों पर झुक जाए, अमीर तुगरल ने कुछ सोचते हुए कहा। और अगर ऐसा हो गया तो यकीनन सुल्तान का फैसला भी बदल जाएगा। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो अमीर? कायम खान घबराकर खड़ा हो गया। बस यही कि इस मुकदमे में गवाह भी मैं खुद हूं और मुद्दई भी, अदालत भी मैं खुद हूं और मुंसिफ भी। अमीर तुगरल के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई थी। अगर उस लड़के ने मेरे पैरों को बोसा दे दिया तो कायम खान, फिर सारे इल्ज़ामात वापस ले लिए जाएंगे और उसे बख्श दिया जाएगा। ये कहकर अमीर तुगरल खामोश हो गया। कायम खान इंतहाई सरासिमगी के आलम में खड़ा अपने दामाद की तरफ देखे जा रहा था। अमीर तुगरल ने कायम खान की बदहवासी का मफहूम समझ लिया और फिर बड़े मुतमईन लहजे में मुस्कुराता हुआ बोला, बैठ जाओ कायम खान, ये महज एक ख्वाहिश है जिसकी तकमील मुमकिन नज़र नहीं आती। फिर भी मैं तुम्हारे भांजे कामरान के सामने रिहाई की ये शर्त रखूँगा, अगर वो होशमंद है तो अमीर तुगरल की कदम बोसी करके एक कामयाब जिंदगी बसर करेगा, वरना ऐसे नादान का मुश्किल है सलामत रहना। कायम खान शदीद परेशानी के आलम में उठकर चला गया। अमीर तुगरल अब एक अजीब अजियतनाक खेल खेल रहा था। मुकदमे की कार्रवाई के इल्तवा के बाद सादिया खानम शुजाउद्दीन कामरान से मिली। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने उसे इजाज़त दे दी थी कि वो दिन में एक बार अपने बेटे से मुलाकात कर सकती है और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए जिस कदर शहादतें हासिल कर सकती है उन्हें वक्त मुकर्रा तक जमा कर ले। कामरान को देखते ही सादिया खानम रोने लगी। बेटे, ये तेरे किन नाकर्दा गुनाहों की सज़ा है। काश कोई इस बदनसीब माँ को बता दे कि अजाबों का ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। शुजाउद्दीन कामरान कुछ देर तक माँ के बहते हुए आंसुओं को देखता रहा, फिर वो भी गुलूगीर लहजे में कहने लगा, माँ, सारी बलाएं तमाम हो चुकी हैं, बस एक मर्गे नागहानी और रह गई है। बेटे, मेरा ख्याल है कि अगर मैं यास्मीन के शोहर अमीर तुगरल से तेरी जाँ बख्शी के लिए दरख्वास्त करूं तो शायद सुल्तान अपना फैसला बदल डाले। सादिया खानम जैसी आहनी आसाब रखने वाली औरत के लहजे पर किसी भिखारी के लहजे का गुमान हो रहा था। माँ की मोहब्बत का ये जाविया देखकर कामरान चौंक उठा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो लोग तो बरसों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा उठा हुआ सर उनके कदमों पर झुक जाए और वो राय नईमुद्दीन ज़िशान के बेटे को ज़िंदगी की चंद सांसें बख्श दें, वो ज़िंदगी जो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी तोहमत बनकर रह गई है। बेटे, इस तूफ़ान को किसी तरह गुजर जाने दे। माँ ने दर्द भरे लहजे में इल्तिजा की। अगर उन्हें शहर दहली में मेरी मौजूदगी गवारा नहीं तो मैं तुझे लेकर कहीं और चली जाऊंगी। यकायक शुजाउद्दीन कामरान हंसने लगा, मगर उसकी बेख्तियार हंसी में बड़ी तलखियाँ और नफ़रतें पोशीदा थीं। मादरे गिरामी, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आप जैसी सही उल अकीदा खातून भी अमीर तुगरल को मेरी ज़िंदगी का मालिक समझने लगी। सादिया खानम बेटे के उस तर्ज़ कलाम पर हैरान रह गई। अमीर तुगरल तो फिर गुलाम है। क्या सुल्तान गयासुद्दीन बलबन इस बात का एतबार रखता है कि वो अपनी मर्जी से मेरी सांसों के शुमार में किसी कदर इजाफा कर दे? क्या आपने उसे खुदा का दर्जा दे दिया है? सादिया खानम लरज़ कर रह गई। नहीं बेटे, मेरी ज़ुबान से अदा होने वाले लफ्ज़ों का ये मफहूम नहीं था। वो तो एक ज़ाहिरी तदबीर है। शायद खुदा मुझ गमज़दा की फ़रियाद सुन ले। माँ, वो आपकी हर चीख सुन रहा है और उन चीखों से भी बाखबर है जो अभी आपके होंठों तक नहीं पहुंची हैं। मौत को अपने करीब पाकर भी शुजाउद्दीन कामरान बेमिसाल सब्र व ज़ब्त का मुजाहिरा कर रहा था। फिर मैं क्या करूं मेरे बच्चे? सादिया खानम ने मुस्तरिब होकर लोहे की सलाखों पर अपना सर रख दिया। आपके बेटे की दुनिया तो जहन्नम बन चुकी, मगर मुझे इस दोज़ख से बचा लीजिए जिसकी आग हमेशा रोशन रहेगी। कामरान ने बेकरार होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। तू क्या कहना चाहता है कामरान? सादिया खानम के जिस्म की लर्जिश कुछ और बढ़ गई थी। अगर आप अमीर तुगरल से मेरी जिंदगी की भीख मांगने गई तो मैं दोबारा आपका रोशन चेहरा नहीं देखूंगा। कामरान ने रुक रुक कर कहा।
اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اور جو مسلمان مرتے وقت اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکے اسے مکمل ہلاکت و بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے آپ کا یہ نافرمان بیٹا آپ سے درخواست گزار ہے کہ اسے آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ سعدیہ خانم کامران کی شرط سن کر بے حال ہو گئی۔ وہ بہت دیر تک سر جھکائے روتی رہی، پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، نہیں کامران، تو جہنم میں نہیں جائے گا، تیری ماں تجھ سے راضی ہے۔ اس کے بعد امیر تغرل نے اپنے ایک معتمد خدمتگار کو شجاع الدین کامران کے پاس بھیجا اور سزائے موت سے بچنے کے لیے اپنی شرط پیش کر دی۔ کامران بڑے تحمل سے اس کی باتیں سنتا رہا، پھر آنے والے شخص سے باوقار لہجے میں مخاطب ہوا، امیر تغرل کے یہاں تیری کیا حیثیت ہے؟ میں ان کا پرانا خدمتگار ہوں۔ آنے والے نے تغرل کی غلامی پر فخر کرتے ہوئے کہا، میں ایک غلام سے بات کرنا نہیں چاہتا، یہ میری توہین ہے۔ اچانک کامران کے لہجے سے آگ برسنے لگی تھی۔ اپنے آقا تغرل سے کہو کہ وہ خود مجھ سے آ کر بات کرے۔ خدمتگار چلا گیا اور اس نے شجاع الدین کامران کی گستاخیوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ امیر تغرل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ پھر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی تغرل کے نمک خواروں نے اپنے امیر کو زندان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ داروغہ زندان نے بڑے والہانہ انداز میں تغرل کا استقبال کرتے ہوئے کہا، امیر، آپ نے بے وقت یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ امیر تغرل نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ وہ کامران کو داروغہ زندان کے ذریعے بلا کر تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ سوچ کر خود ہی اس طرف بڑھ گیا جہاں کامران اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا تھا۔ امیر تغرل کی چال میں بڑی تمکنت تھی اور چہرے پر غرور و تکبر کے گہرے رنگ نمایاں تھے، مگر کم روشنی کے باعث کوئی آنکھ ان رنگوں کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا غلام اسی کج رفتاری کے ساتھ شجاع الدین کامران کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ دونوں کے درمیان مشکل سے 3 گز کا فاصلہ تھا۔ کامران نے امیر تغرل کو آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے قصدن اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ میں امیر تغرل ہوں۔ یکایک ایک بھاری اور کریح آواز گونجی، مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ ہر انسان اپنی ضرورت سے مجبور ہے، کامران نے بے نیازانہ کہا اور مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر فرما روائے ہند بھی یہاں آتا تو میں اس کا ممنون احسان نہ ہوتا۔ امیر تغرل کامران کے لہجے کی اس جارحیت سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ کسی خدمتگار کی نہیں، خود امیر تغرل کی توہین تھی۔ بلبن کا غلام اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکا۔ کچھ بھی ہو، میں غلاموں سے بات کرنے کا عادی نہیں، کامران نے اسی انداز میں جواب دیا۔ راجپوت زادے نے براہ راست امیر تغرل کے نسب نامے پر ضرب لگائی تھی، مگر وہ اس طنز کو سمجھ نہیں سکا۔ میں خود تجھ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ امیر تغرل کے لہجے کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تغرل، تو بھی اول و آخر غلام ہے۔ کامران کی گردن کج ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ مڑا۔ مجھ سے تو صرف وہی شخص بات کر سکتا ہے جس کی اعلیٰ نسبی پر ساری دنیا گواہی دے۔ بہتر یہی ہے کہ واپس لوٹ جا اور شرفا کو اتنا نہ چھیڑ کہ وہ اپنے خاندانی لب و لہجے سے بغاوت کر دیں۔ اگر تو میرے قدموں پر اپنا سر رکھ دے تو میں تیری دردناک موت کو خوشحال زندگی میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ امیر تغرل کے دل و دماغ جل رہے تھے، لیکن وہ ہر قیمت پر کامران کو سر نگوں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے مرنے والے کو زندگی کا لالچ دے رہا تھا۔ یہ قدرت تو تیرے سلطان کو بھی حاصل نہیں، پھر تجھ جیسا بھکاری مجھے کیا دے گا؟ شجاع الدین کامران کا لہجہ پہلے سے زیادہ زہرناک ہو گیا تھا۔ میں نے تیری آنکھوں میں اپنی شریک حیات کے لیے ایک ایسا غلیظ رنگ دیکھا ہے جسے تیرے خون ہی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ امیر تغرل کی خباثت بے نقاب ہو چکی تھی۔ شجاع الدین کامران چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امیر تغرل یکایک اس قدر پستی میں گر جائے گا۔ کامران کو خاموش پا کر تغرل نے دوبارہ کہا، اگر تو یاسمین خانم کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور پھر میرے سامنے اپنے دریدہ دامن کو پھیلا دے تو عذابوں کا یہ طویل سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیرے لیے کیف و نشاط میں ڈوبی ہوئی زندگی کے بے شمار دروازے کھل جائیں گے۔ امیر تغرل اس پر قادر ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کرے۔ اس دوران شجاع الدین کامران اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب پر قابو پا چکا تھا۔ تیری آنکھیں غلیظ مٹی سے بنی ہیں تغرل، اس لیے تجھے میری آنکھوں میں بھی اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ ایوان شاہی کے ناپاک کیڑے، تو نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے پہلے ایک کم عمر دوشیزہ کی زندگی تباہ کی، بے غیرت باپ سے اس کی مجبور بیٹی کا سودا کیا، اور جب اس طرح بھی تجھے سکون نہیں ملا تو مجھے زنجیریں پہنا دی۔ شجاع الدین کامران امیر تغرل کی عیار سیاست کے ایک ایک حربے سے واقف ہو چکا تھا اور اس نے زندان کی دیواروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیا تھا۔ کامران کی خواہش یہی تھی کہ وہ چپ چاپ دنیا سے گزر جائے، مگر امیر تغرل کی اس رقیق حرکت نے اس کے خون میں آگ لگا دی تھی۔
जब हीलागरी के तमाम हथियार कुंद हो गए तो अपनी पाकीज़ा बीवी को ढाल बना लिया। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बेहया गुलाम, क्या यही तेरी मर्दानगी है कि शुरफा की आंखों में अपनी हवस और खुदगर्जी का अक्स तलाश करता रहता है? तुझ जैसे मुर्दा ज़मीर को क्या मालूम कि यास्मीन खानम के लिए मेरी आंखों में कैसा रंग मौजूद है। शुजाउद्दीन कामरान इस कदर मुश्तइल हो चुका था कि उसने किसी रियायत और मसलहत से काम नहीं लिया। अमीर तुगरल का चेहरा मस्क हो गया था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ ये मुफलिस और नादार नौजवान अपनी जिंदगी को इस बेरहमी के साथ ठुकरा देगा। अमीर तुगरल ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो खामोशी के साथ वापस चला जाए और अपने इंतकाम की आग को साजिशों की हवा से मजीद भड़का दे, मगर कामरान का अंदाज़े गुफ्तगू इतना जहरीला था कि उसके असर से अमीर तुगरल का सीना जलने लगा। फिर उसकी जुबान भी बेलगाम हो गई। तुगरल ने कामरान की मां के हवाले से इंतहाई नाशाइस्ता कलिमात कहे और उसके मरहूम बाप राय नईमुद्दीन ज़ीशान को गद्दारी और नमक हरामी की तोहमतों से आलूदा कर दिया। अमीर तुगरल का ख्याल था कि उसकी गरम गुफ्तारी के असर से शुजाउद्दीन कामरान पागल हो जाएगा और आहनी सलाखों से अपना सर टकराने लगेगा, मगर बलबन का गुलाम उस वक्त हैरान रह गया जब उसने राजपूत ज़ादे को मुस्कुराते देखा। तुगरल, तू उस शख्स से गालियों में मुकाबला कर रहा है जिसकी मौत चंद कदमों के फासले पर खड़ी है। कामरान का लहजा निहायत पुरसकून था, मगर अल्फाज से शदीद हकारत झलक रही थी। मुझे तो आज या कल मसलूब हो जाना है, मगर मैं दुनिया से जाते जाते तुझे ऐसी गालियां दे सकता हूं जो तारीख के औराक पर नक्श होकर रह जाएंगी। ये तो कैद खाने का एक वीरान गोशा है। यहां मेरी आवाज़ असीरों के सिवा कोई नहीं सुनेगा। मैं समझता हूं कि इस काम के लिए नए महाज का इंतखाब मुनासिब रहेगा, इसलिए बेहतर है कि वक्त का इंतजार कर। अनकरीब तुझसे दरबार सुल्तानी में मुलाकात होगी, फिर देखना कि लफ्ज़ों के जख्मों में कैसी सोजिश होती है और तकरीर की आग से दिलो दिमाग किस तरह जलते हैं। यह कहकर शुजाउद्दीन कामरान मुड़ा और कमरे के उस हिस्से में चला गया जो ज्यादा तारीक था। अमीर तुगरल भी वापस जा रहा था, मगर इस तरह के उसका सर और कांधे झुके हुए थे जैसे उसका दौरे गुलामी लौट आया हो और किसी नादीदा हाथ ने उसे दोबारा भारी जंजीरें पहना दी हों।